अब हम देख रहे हैं जहां परिवेश में चारों तरफ प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई को लेकर हम देख रहे हैं कि माता पिता जो हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की तरफ भेज रहे हैं। उनमें क्या पढ़ाई हो रही है और क्या सच में पढ़ाई हो रही है, और अगर पढ़ाई हो रही है और बच्चे पढ़ रहे हैं तो किस पद्धति से पढ़ रहे हैं, हम उस विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं प्रदीप दुबे, जो कि ज्ञानेश्वरी विद्यापीठ हाई स्कूल गुजरखैरी में जिनका स्कूल है, हम उनके साथ चर्चा करेंगे। उसके संचालक हैं। सर, आपका स्वागत है। जहां हम बहुत सारी लोगों के बीच में चर्चा देख रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई होती है, बहुत ज़्यादा होती है, या कैसे पढ़ाते हैं आप, ये पूरी एक परिचर्चा आपसे करना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि प्राइवेट स्कूल क्यों आगे बढ़ रहे हैं, या लोग उनकी तरफ, जो पेरेंट्स हैं, माता पिता, उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। पहले तो रूपेश भाई, आपका धन्यवाद। हमारी इस छोटी संस्था में आपका आना हमारे लिए बहुत सुखद क्षण है, क्योंकि आज तक लगभग विद्यालय की स्थापना को ये 11वां वर्ष है। और पहले मैं आप बता दूं आपको कि हम जो बड़े बड़े आज शहरों के क्षेत्र में जो आज स्कूल संचालित हो रहे हैं, उनके कंपटीशन में हम कहीं से कहीं तक नहीं हैं। हम तो एक बहुत छोटी कड़ी है, जो जैसा कि आज विद्यालयों में शिक्षा तो बहुत अच्छी मिल रही है, पर कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी है। तो संस्कार युक्त शिक्षा देने का एक हमारा छोटा सा प्रयास है, और हम उस प्रयास में लगभग ये 11वें वर्ष में हम सफल भी हुए हैं, और मैं अपनी शिक्षा से, अपने संस्थान से संतुष्ट हूँ। और हम सरकारी स्कूल और जो शहर के जो महंगे स्कूल हैं, उनके बीच की कड़ी हैं, जो हम कम खर्च में अपने पालकों को बेहतर शिक्षा देने का एक प्रयास करते हैं। अच्छा, आपका कहने का उद्देश्य ये है कि कहीं ना कहीं आप संस्कृति और जो एक हमारे भारतीय संस्कृति है, उस संस्कृति को आप बढ़ावा देते हैं और एक बहुत सरलता से शिक्षा प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल सही आप, क्योंकि जैसे बिना नींव का मकान होता है, उसी तरह से संस्कार विहीन जो शिक्षा होती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वो आगे जाके सफलता तो अर्जित कर लेगा, पर उसमें कहीं ना कहीं उस अधूरापन रह जाएगा। वो ज़्यादा लंबे समय तक टिकाऊ शिक्षा नहीं होती। सर, अच्छा, आगे हम बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी एक प्रश्न किया था कि माता पिता प्राइवेट स्कूलों की तरफ आकर्षित क्यों हो रहे हैं, पर्टिकुलर चूँकि आपकी भी एक निजी संस्था है, इसलिए मैं ऑल ओवर स्कूलों की अगर बात करूं तो निजी स्कूलों की तरफ माता पिता आकर्षित क्यों हो रहे हैं? निजी स्कूलों में क्या है कि सबसे पहले तो वैसे तो गवर्नमेंट भी काफ़ी प्रयास कर रही है शिक्षा के लिए, बहुत सी योजनाएं स्कूलों में संचालित हैं, पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पालकों को और बच्चों को आकर्षित करने में कामयाब नहीं रही। तो प्राइवेट में क्या है कि बच्चों की सही देखभाल और समय से पूरे शिक्षा का, और क्या है कि गवर्नमेंट ने शिक्षकों को, जो सरकारी शिक्षक, उनको बहुत अन्य कामों में उलझा के रखा है, इसलिए वो बच्चों में पूरा ध्यान नहीं देना एक मुख्य कारण समझता हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जहां हम देख रहे हैं कहीं निर्वाचन में ड्यूटी लग जाती है, तो अन्य बहुत सारी चीज़ों में हमने देखा है कि गवर्नमेंट जो टीचर हैं वो बच्चों की शिक्षा की अपेक्षा अन्य कामों में ज़्यादा व्यस्त होते हैं। कभी उनको कहीं बुलाया जा रहा है, तो ये भी बहुत बड़ी बात कही। अच्छा, आपने एक बात कहा, बहुत अच्छी चर्चा कही थी कि बच्चों को और पेरेंट्स को संजो के रखना, कि निरंतर पालक जो आपकी पेरेंट्स मीटिंग होती है वे भी निरंतर होती है। अच्छा, गवर्नमेंट में भी होती हैं, ऐसा नहीं है, परंतु वहाँ पे लोगों का आकर्षण नहीं होता या नहीं जो पहुँच पाते, वो अन्य कई रीज़न हो सकते हैं। अच्छा, मैं अब अगला प्रश्न आपसे ये करना चाहता हूँ कि किस पद्धति से आप पढ़ाते हैं अपने स्कूल में, और कैसी क्या नीति है आपके, जो बच्चों का जो शिक्षा स्तर है उसे बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं आप? वैसे तो हम अपने बच्चों को खेल खेल में प्रयास करते हैं, उन पे अत्यधिक बोझ नहीं डालना। जैसे मान लो हमारा सिलेबस होता है, तो वो सिलेबस हम ऐसा चूज़ करते हैं, उस सिलेबस का ऐसा चयन करते हैं जिससे मान लो बच्चा कम समय में उसमें अच्छा सीख पाए।
और शिक्षक को भी ये निर्देश होते हैं कि उसको खेल खेल में कम यानी छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ाई करवा के, जैसे मान लो 26 अक्षर होते हैं अंग्रेजी में, तो 26 अक्षरों का एक मान लो थोड़े थोड़े 5-10 अक्षर लेके उसका एक टारगेट लेते हैं 15-20 दिन का। उस तरह से शिक्षा को और जो अपना पाठ्यक्रम है उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट के बच्चों के से उसको बोझ ना लगे और उसको एक प्रेरित करते हैं, उसको सीखने के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं। तो चित्रों के माध्यम से, प्रोजेक्ट के माध्यम से और खेल के माध्यम से उसे लगता है एक रुचिकर शिक्षा पैदा करना संस्थान का मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, एक प्रश्न और आपसे पूछूंगा कि आपके स्कूल में आपने बहुत सारे शिक्षक भी नियुक्त किए हैं, तो शिक्षक अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत अच्छे तरीके से वो ट्रीट करता है, बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाता है, इसको कैसे चुन पाते हैं आप? जैसे ये तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि ये मेरा जो संस्थान है, हमारा संस्थान ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता है। सोहागपुर से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। तो सोहागपुर से अभी तक ऊपर वाले कृपा से सोहागपुर से ही पूरा स्टाफ रहा है और हमारे संस्थान में शिक्षक और संस्थान के बीच बिल्कुल एक मित्रवत और पारिवारिक रिलेशन होते हैं, जिससे उनको हम सोहागपुर से विद्यालय तक आने के लिए एक साधन का उपयोग करते हैं और शिक्षकों के लिए कोई प्रेशर नहीं होता। उनके हिसाब से उनको जिस तरह से उनको उनके सब्जेक्ट के हिसाब से जो रुचि होती है उनका विषय उनको दिया जाता है और उनको पढ़ाने के लिए बिल्कुल फ्री हैंड छोड़ दिया जाता है कि आप अपनी शिक्षा अपने विषय में आप बेहतर हमारे लिए एक परिणाम लाने का प्रयास करें, तो बेहतर हमारे शिक्षक बहुत अच्छा करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे एक प्रश्न कहा था, उसका आपने सुविधा तो बहुत सारी बताई हैं बच्चों के साथ, आपके रिलेशन के साथ, या उनको सुविधा किस प्रकार से देते हैं, मगर मेरा एक प्रश्न अधूरा शायद उसका जवाब मुझे नहीं मिल पाया कि टीचर्स को चुनते किस उद्देश्य पे, कैसे चुनते हैं, उनका क्या एजुकेशन लेवल है या वगैरह जो भी व्यवस्थाएं वो बच्चों के साथ उपयुक्त हैं, ये कैसे सुनिश्चित करते हैं? हाँ, बहुत मैं उस जो आपने प्रश्न किया था उससे थोड़ा सा भटक गया था। मैं उसका जवाब देता हूँ आपको कि जैसे हमारे जो शिक्षकों का चयन करने की जो प्रक्रिया होती है, जैसे तो सरकारी जो आधिकारिक गाइडलाइन होती है, जैसे VED DED ट्रेंड टीचर, तो ट्रेंड टीचर हैं, काफ़ी हैं, पर कुछ जैसे दूरी कारण मिलना संभव नहीं है, तो हम क्या करते हैं उनको 10 से 12 दिन की जो हमारे टीचर पहले के हैं वो ट्रेंड टीचर हैं और जो स्पेशल जो टीचर होते हैं हमारे, तो हम उनसे मैं खुद सिलेबस चयन करके और 15 दिन के लिए लगभग हमारी 15 जून से सेशन स्टार्ट होता है, तो हमारा 10 से 15 दिन का यही रहता है कि शिक्षक को कैसे पढ़ाना है और बारीकियाँ उसको पढ़ाने की, कि जैसे मेरा भी पढ़ाने का जो अनुभव है, लगभग 22-23 साल हो गए मुझे। कॉलेज स्तर की क्लासें भी ली और छोटे से स्तर से भी मैंने प्राइमरी और गवर्नमेंट स्कूलों से भी जुड़ा रहा हूँ। तो मेरे अनुभव के हिसाब से और जो मेरे साथी शिक्षक हैं अनुभव से, वो अपने अनुभव लगभग 10 से 15 दिन अपने शिक्षकों को चयन करने में अपना समय देते हैं। किस तरह से बच्चों को तैयार करना है, किस तरह से सिलेबस के हिसाब से पढ़ाना है और किस तरह से बच्चों के साथ अपने लिए अपना व्यवहार करना है, तो ये शिक्षा से लेकर व्यवहार तक सारी चीज़ें शिक्षक को पहले ही 15 दिन में और समय समय पर उनके साथ हमारी मंथली मीटिंग होती है। अगर कुछ कमी होती है शिक्षक में, और पेरेंट्स से भी हम सुझाव लेते हैं। हर 3 महीने में हम कोशिश करते हैं कि प्रत्येक पेरेंट्स अपने बच्चे की अपनी रिपोर्ट यहाँ पर दे, तो उनसे भी हम सुझाव लेते हैं कि आपके बच्चे में क्या कमी है। बच्चे में कमी आती है तो हम शिक्षक की कमी और बच्चे की कमी दोनों को दूर करने का प्रयास करते हैं और इस तरह से मतलब हम एक संस्थान को आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। अच्छा सर, आपने बताया कि हम किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसे टीचर्स का चयन आप करते हैं, कि उनको पहले हम देखते हैं, या जो भी आपके जो टीचर्स हैं आप सब उनको उनकी व्यवस्था, उनकी एजुकेशन लेवल को देखकर, उनके पढ़ाने के अनुभव को देखकर आप उनको चयन करते हैं।
अगला हमारा प्रश्न हो जाता है कि अब फीस की व्यवस्थाएं, जो कि फ़ीस काफ़ी कई स्कूलों में देखते हैं बहुत ज़्यादा भी है, कई स्कूलों में देखते हैं बहुत कम भी है। तो हम जैसा कि हमने देखा कि सोहागपुर से काफ़ी दूर है, शहर से काफ़ी दूर है आपका स्कूल, तो फ़ीस कैसे लेते हैं, कितनी, क्या पालकों के लिए उपयुक्त होती है, क्या वे दे पाते हैं, असमर्थ तो नहीं होते हैं, ऐसी ऐसी क्या व्यवस्थाएं करते हैं कि पालक भी उस फीस को आप तक पहुँचा सकें और आप उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकें? बहुत अच्छी बात पूछी है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या संस्थान को, क्योंकि हम ऐसे क्षेत्र में बैठे हैं जहाँ पूरा कृषि पर आधारित क्षेत्र है। यहाँ पे मंथली फीस तो संभव ही नहीं होती कि हम प्रत्येक महीने फीस ले सकें। तो यहाँ पे हमें फीस स्ट्रक्चर से लेकर अपने किताबों का भी चयन, सिलेबस का चयन हम इतना ऐसा करना पड़ता है कि जैसे मान लो दूसरे स्कूलों का देखें तो इस समय मान लो फर्स्ट क्लास की बुक्स का जो रहता है वो 1700-1800 और 2000 से ऊपर जाता है, पर ऐसा नहीं है। हमारे संस्थान में लगभग कोशिश करते हैं कि 600 से 700 रुपये का सिलेबस हो, तो पेरेंट्स आसानी से खरीद सके। और फीस स्ट्रक्चर मैंने आप जैसे पहले ही कहा था, पहले प्रश्न में ही, कि हम सरकारी स्कूल और जो शहर में जो कंपटीशन में जो स्कूल हैं उनके बीच की कड़ी हैं। हम कोई कंपटीशन में नहीं है, किसी भी संस्थान के कंपटीशन में। हमारा खुद का अपना कंपटीशन हमारे खुद से है। हम अपने आप को खुद देखते हैं कि हम कितने कैसे हैं, हमारा बिल्डिंग स्ट्रक्चर क्या है, उस हिसाब से हम अपने शिक्षा को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। तो हम फीस का जो रहता है, फीस में ऐसा है कि लगभग पालक को आसानी से वो फीस दे सके, क्योंकि वो शहर जाएगा तो उसका खर्च यहाँ से गांव जाने में डबल हो जाता है। तो उस हिसाब से हम रखते हैं कि जैसे KG1 और KG2 को, तो KG1 KG2 में हमारा जैसे कोई पेरेंट्स आता है तो उसका ऑल ओवर जो फीस रहती है हमारी 6600 रुपये स्टार्टिंग फीस है, उसी में हमारा एडमिशन फीस होती है। तो बहुत कम फीस में हम बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। मतलब आप 6600 रुपये में 1 साल तक बच्चों को पढ़ाते हैं? हाँ, नर्सरी KG1 KG2 से लेके हमारी 3rd तक की शिक्षा 6600 में पूरी हो जाती है। ये एक बहुत कम मतलब पैसे लेकर आप बच्चों को एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं। तो इसमें माता पिता जो पेरेंट्स हैं वो भी आपके आके मिलते होंगे, अच्छा उनका क्या कहना होता है इन सभी विषयों को लेकर? फीस को लेके तो काफ़ी संतुष्ट है, क्योंकि मान लो बहुत से बच्चे जो हमारे सोहागपुर और अन्यत्र स्कूलों में, बड़े बड़े स्कूलों में कोरोना काल के समय जो उसके बाद भी आए, और हर 2-3 साल में वहाँ की शिक्षा शायद उनके बजट में ना हो तो बाद में फिर यहाँ आते हैं। अच्छा, एक महंगी शिक्षा के विषय में जो आपने कहा था, बहुत अच्छा कहा था कि यहाँ से जाना 6 किलोमीटर जाना, फिर 6 किलोमीटर आना, या उनके लिए बस या मोटरसाइकिल किसी भी पद्धति से वो लाने ले जाने की जो व्यवस्था रहती है वो बहुत महंगी हो जाती है उनके लिए, या फिर वहाँ पर रहना। तो यहाँ कम पैसों में, कम फीस देकर बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने का काम। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से जैसे मान लो मेरा गांव सोहागपुर से 6 किलोमीटर दूर, 7 किलोमीटर पड़ता है, तो यहाँ से ऑटो का चार्ज रहता है 600 रुपये, 600 रुपये महीने। तो उसका 10 महीने का 600 रुपये 6000 रुपये हो जाता है। तो उतने में हमारी शिक्षा पूरी हो जाती है। उसके ऑटो के खर्च में हमारे यहाँ की 1 वर्ष की शिक्षा पूरी हो जाती है। अगर वो ऑटो से जाता है तो उसका अलग 10-20 रुपये उसके खर्च हो जाते हैं, वो एक अलग, और उसका आने जाने का समय, और मतलब अगर वो प्राइवेट स्कूल से करता है तो उसकी 7-8 हज़ार रुपये और अलग से। तो उसको एक साल भर की शिक्षा लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये में पड़ती है। तो वही शिक्षा यहाँ पे उसी क्लास की शिक्षा हमें 6,500-7 हज़ार 8 हज़ार रुपये में पूरी हो जाती है उसकी। हाँ, जितना किराया लगता है आने जाने का उतने में यहाँ पे शिक्षा पूरी हो जाती है। ये बहुत अच्छी बात कही। अंत में अगर हम आपसे चर्चा करें, स्कूल हमने पूरी सारी सभी विषय पर चर्चा करी, तो प्राइवेट स्कूल और अपने स्कूल को लेकर आप क्या कहेंगे? वैसे तो सभी संस्थान अपने आप में एक बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सभी संस्थान अच्छे हैं और सभी संस्थानों के संचालक भी अच्छे हैं, और कोई ना कोई एक उद्देश्य लेकर इस क्षेत्र में व्यक्ति आता है। क्योंकि ये क्षेत्र को हम कहें कि ये व्यवसाय के रूप में अगर कोई कहे तो व्यवसाय भले लोग मानते हों, पर ये क्षेत्र मैं कहता हूँ कि व्यवसाय से लेकर सेवा का ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पे पीढ़ियाँ गढ़ने का काम होता है।
यहाँ पे कोई साधारण काम नहीं होता, यहाँ भविष्य का निर्माण होता है। तो जैसे कि कहे एक स्लोगन है चाणक्य की, शिक्षक की गोद में प्रलय और निर्माण खेलते हैं। तो प्रत्येक संस्थान में बेहतर शिक्षा देने का प्रयास होता है, पर फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं तो कमी शिक्षा को संस्कार युक्त बनाने में हो रही है, जिससे हमें आज जो परिणाम है हमारे सामने वो देखने में सही नहीं आ रहे हैं। तो टीचर और स्टूडेंट के बीच की जो गैप है, वो कम्युनिकेशन और जो वातावरण वो होना चाहिए, वो निर्मित करने का प्रयास करें और एक सही दिशा में बच्चे को ले जाने का प्रयास करें, क्योंकि हम बच्चे को सही दिशा में ले जाएंगे तभी हमारा देश का निर्माण और देश सही दिशा में जाएगा। और सबसे पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आज जो मीडिया का ज़माना है, जिससे बहुत मतलब इससे फ़ायदे तो हैं, पर हम अभी क्या है कि बच्चों को हम एक मोबाइल के माध्यम से उनको हम एक गलत दिशा में ले जाने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो अब वो समय आ गया है कि मोबाइल से बच्चों को, मीडिया से बच्चों को एक उम्र तक हम उनको काफ़ी दूर तक रखें। अच्छा, मैं एक संदेश और देना चाहूँगा पालक को भी। पालक आजकल क्या है कि जो मल्टीमीडिया के समय में भ्रमित तो हो रहा है कि मान लो डिजिटल शिक्षा और ये शिक्षा वो शिक्षा, ठीक है, आपको आधुनिकता के हिसाब से आपको शिक्षा मिल जाएगी, पर आप उसमें अपने बच्चे को सही दिशा में ना शारीरिक रूप से उसको मजबूत बना पाएंगे, ना मानसिक रूप से मजबूत बना पाएंगे। इसलिए उसको अपने बच्चे को किसी भी संस्थान में आप उसका प्रवेश दिलाएं तो पहले उस संस्थान की एक्टिविटीज़ देखें। आप डिजिटलाइजेशन पर न जाए, उसके कितना आधुनिकरण स्कूल है उसके नए उस पर ना जाकर उसमें एक्टिविटीज़ और उसका शिक्षा का मूल आधार क्या है उस पर प्रयास जरूर करें। धन्यवाद दुबे जी, आपने बहुत सारी चर्चा करी, बच्चों के भविष्य को लेकर, स्कूल को लेकर हमने चर्चा करी, संस्कृति को लेकर चर्चा करी, संस्कार को लेकर हमने चर्चा करी कि बच्चों को कैसे आप भविष्य गढ़ रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो हम आगे भी आपसे चर्चा करेंगे और आगे जो भी कार्यक्रम आपके होंगे हम ज़रूर यहाँ पर शिरकत करेंगे और उन कार्यक्रमों को, बच्चों को जो एक्टिविटी आपने आज यहाँ पर बताई, हमने देखी भी, बहुत अच्छा रहा। तो हम आगे भी आपसे संपर्क करेंगे और चर्चा करेंगे इन बच्चों के भविष्य को लेकर कि कैसे और आगे काम किया जा सकता है और काम होगा। धन्यवाद। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।